हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई सिविल्स। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज का पार्ट 2 करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और इस वीडियो को बनाने में आई नो स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम लग गया है मुझको, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस और क्वालिटी कंटेंट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आती है और उसका पार्ट 3 आता है, और इसके बाद जो है उसकी की फाइंडिंग्स क्या है या आईपीसीसी क्या है, ये सब जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईपीसीसी क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये एक तरीके से आप देखिए साइंस रिलेटेड जो भी असेसमेंट है क्लाइमेट चेंज का, उसको ये ध्यान में रखती है। और 1988 में इस तरीके का ये पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनता है। कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है इसमें बॉडी को बनाने में? सबसे पहला तो इसमें आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रीलिम्स का एक फैक्ट हो गया। अब इसमें आपको मैंने क्या बताया कि ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई पहली असेसमेंट रिपोर्ट कब आई थी? तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो इसकी आती है वो आती है 1990 में। इसके बाद जो सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट आती है वो आती है 1995 में। देन थर्ड के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, थर्ड के लिए 2001, फोर्थ आती है आपकी 2007, फिफ्थ आती है 2013 में। इनफैक्ट जब हम लिखते हैं असेसमेंट रिपोर्ट 5, इसकी एक सिंथेसिस रिपोर्ट भी आती है स्टूडेंट्स। ये सिंथेसिस रिपोर्ट आती है आपकी 2014 में। ये इंफॉर्मेशन याद रखिए, पता नहीं किस फॉर्म में यूपीएससी पूछे, लेकिन इसके अंदर क्या है, रिपोर्ट्स में क्या क्या लिखा है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। रिसेंट रिपोर्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। मैं कुछ रिपोर्ट्स और बता रहा हूँ जो आईपीसीसी ने निकाली हैं, जैसे कि स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्रीज की, ये 2018 में आई थी, ये रिसेंट हो गई एक तरीके से। और स्पेशल रिपोर्ट आती है क्लाइमेट चेंज एंड लैंड के रिस्पेक्ट में, ये 2019 में आती है। देन एक आपकी जो 2019 में एक और रिपोर्ट आती है वो स्पेशल रिपोर्ट अगेन ओशन एंड क्रायोस्फेयर, इसके रिलेशन में आती है, ये भी 2019 की रिपोर्ट है। और एआर जो असेसमेंट रिपोर्ट 6th है, इसके 3 पार्ट्स आते हैं। इसमें जो पहला पार्ट आता है वो अगस्त 2021 में आता है, देन दूसरा पार्ट आता है फरवरी 2022 में, और तीसरा पार्ट इसका अगेन ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक करंट अफेयर का हो जाता है, वर्किंग ग्रुप 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, इसमें जो तीसरी रिपोर्ट जो आती है इसकी थर्ड पार्ट की, उसका नाम क्या है, क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहले वाले के लिए फिजिकल साइंस बेसिस, दूसरे वाले के लिए एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, इम्पैक्ट्स, एडेप्टेशंस एंड वल्नरेबिलिटी। तो ये आपका ओवरऑल आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्टिकुलर असेसमेंट रिपोर्ट्स किस किस तरीके से आई हैं। अब 2023 में इनफैक्ट सिंथेसिस रिपोर्ट, जैसे मैंने सिंथेसिस रिपोर्ट असेसमेंट 5 की बताई थी, ऐसे ही असेसमेंट रिपोर्ट जो है सिंथेसिस रिपोर्ट 6 के रिस्पेक्ट में आ चुकी है, और इसको भी मैं अब डिस्कस करूंगा। ये सारी बातें समझ में आई आपको? बाकी आईपीसीसी में होता क्या है कि 195 मेंबर्स हैं इसमें। इसके बारे में मैं ऑलरेडी ये बात बता दूं आपको कि इंडिया इसका मेंबर है, अगर ये पूछा जाए तो ये बात भी क्लियर रखना। आईपीसीसी को इनफैक्ट नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2007 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ही हेडक्वार्टर में है, दैट इज जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं आगे कि इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं या इस रिपोर्ट के बारे में जो बातें हैं वो क्या हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये बात एक बात समझिए कि असेसमेंट रिपोर्ट में 2 बातें कही गई। पहली बात है कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक रोकना है तो क्या करना है, अगर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्रीज तक लिमिट करना है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें हैं। तो ये 2 पैरामीटर्स ले लिए, 1.5 डिग्री तक और 2 डिग्री तक, और उसके कंपैरिजन में ये रिपोर्ट में लिखा है कि अगर हमें 1.5 डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो पीक 2025 तक करे, और फिर हमें कम से कम नहीं तो 43% तक इसको रिड्यूस करना पड़ेगा बाय 2030 तक।
यहीं अगर हम देखें तो पीक अगर 2025 तक आता है, चलो मैक्सिमम 25 तक एमिशन हो रहे हैं, और उसके बाद हम रिडक्शन में जाएं तो 27% तक हमें रिडक्शन करना पड़ेगा 2030 तक, अगर 2 डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग तक रोकना है तो। देन मिथेन को रिड्यूस करना पड़ेगा 34% बाय 2030, और यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है, देखिए ये पार्ट ना, नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है, ये पार्ट 1 में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो ये इसके लिए बोलता है 2050 हमारा टारगेट होना चाहिए कि नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होना चाहिए, लेकिन 2070 तक भी अगर हम नेट जीरो अटेन करते हैं तो हम 2 डिग्री तक हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को। बाकी ये बात इन्होंने बहुत क्लियरली बोली है कि रैपिड एंड डीप ग्लोबल हाउस गैसेस एमिशन का रिडक्शंस होना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है सारे ही सेक्टर्स में, ठीक है। इसके साथ साथ एक कोड रेड जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा है देखो, कोड रेड, टुडेज रिपोर्ट इज कोड रेड। कौन बोलते हैं इसको, ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इस बात तो कहते हैं कि ये कोड रेड की तरह है ये रिपोर्ट, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, कोल वगैरह जो भी जो एमिशंस हो रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। तो टारगेट जीरो की तरफ फोकस है कि हमें नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रोकना ही रोकना है। अगर हमारा बहुत ही कम लो अगर एमिशंस होते हैं, वेरी लो, तो देखिए कम से कम नहीं तो करीबन 2060 तक हम कार्बन नेट जीरो अटेन कर लेंगे अगर हमारे एमिशंस अभी से वेरी लो होते हैं। लेकिन अगर हमारे एमिशंस वेरी हाई हो गए तो इसको रोकना मुश्किल रहेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर भी प्रोजेक्टेड राइज इन ग्लोबल वार्मिंग का बताया है इन्होंने कि वेरी लो एमिशंस अगर होते हैं तो इतना हमारा जो है करीब करीब जो है 2021 से 40 के बीच में या 41 से 60 के बीच में क्या क्या हमारे रीडिंग्स रहेंगी उस चीज़ को यहाँ पर बताया है। लेकिन वेरी लो की बात कही है कि वेरी लो हमारे एमिशंस आज से ही हो जाने चाहिए। बाकी इसमें ये भी बात बोली है कि हीट वेव्स स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक हो गया। हीट वेव्स पे सेपरेटली प्रीलिम्स के अब एक क्वेश्चन बन सकता है, हीट वेव्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो ये आप अपने आप करिए प्लीज़। बाकी इसमें ये बोलते हैं कि साउथ एशिया में, जहां इंडिया भी आ गया, वहां हीट वेव्स और ह्यूमिड हीट स्ट्रेस रहेगा और इनफैक्ट मॉनसून का प्रेसिपिटेशन राइज करेगा। अब आपसे बोला जाए, अगर प्रीलिम्स में अगर एक स्टेटमेंट आता है कि ड्यू टू द रिपोर्ट, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि अब जो है साउथ एशिया कंट्री में मॉनसून का प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगा, तो देखिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं अभी मेरे साथ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़िए, क्योंकि इसी डाटा को आप एग्जाम में मेंस में भी कोट करके आएंगे। ये पूरी वीडियो जो मैंने बनाई है, ये सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये पूरी नॉलेज आपको डाटा एग्जाम में कोट करने में हेल्प होगा। और प्रीलिम्स में ऐसे ही स्टेटमेंट्स बनते हैं जहां आपको कंफ्यूज किया जाता है, ऊपर होगा, नीचे होगा, राइज होगा, लो होगा, लेफ्ट राइट, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो स्टेटमेंट फिर हम गलत करके आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट में, साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पढ़ें तो प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से हॉलिस्टिकली पढ़ें, इसको इंडिविजुअली बाइफरकेट करके पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब देखिए ये की ट्रेंड्स, जो की फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की, उसको पेन डाउन कर दिया यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात करी जाए तो फाइनेंस आज कंपैरेटिवली बहुत कम है और कम से कम 3 से 6 गुना और भी ज़्यादा फाइनेंस करने की हमें ज़रूरत है। करंट पॉलिसीज़ जिस तरीके की चल रही हैं वो सक्षम नहीं है। इस तरीके से तो ग्लोबल वार्मिंग कम से कम नहीं तो 3.2 डिग्रीज तक भी चली जाएगी 2100 शताब्दी, जो ये 21st 100 जो ईयर आएगा तब तक, राइट, एंड 22nd सेंचुरी में। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि एमिशन ट्रेंड्स पीछे से देखें तो 2010 से 2019 का देखें तो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। स्टूडेंट्स, अब ग्रीन हाउस गैसेस ना नेचुरल प्रोसेस है, ये गैसेस तो एमिट होंगी ही, इसी की वजह से हमारी अर्थ पर लाइफ सक्सेसफुल है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस के होने की वजह से जो ये प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फास्टन अप हो गया है और यही अपने आप में प्रॉब्लम है। कंटिन्यूसली इन सालों में तो ये राइज पर ही दिख रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि 1850 के कंपैरिजन में जो क्यूमुलेटिव CO2 एमिशन है वो भी बढ़ गया है। एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो हैं वो 2010 से कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और सभी सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये डाटा है, आप इसको जैसे भी यूज़ करें। बाकी रीजनल कंट्रीब्यूशन ये है कि 18 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो ये रिपोर्ट कहती है कि जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के रिडक्शन पर कंटिन्यूसली 10 सालों तक लगातार इन्होंने कुछ ना कुछ सस्टेनेबल काम किया है, नहीं तो बाकी तो नहीं कर पा रही हैं।
अब इसी के कंटिन्यूशन में सिंथेसिस रिपोर्ट भी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आईपीसीसी की AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कुछ बातें हैं जो आपसे कही गई हैं। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ती जा रही है, होती जा रही है, 1.1 डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी स्पर कर गई है और ये बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड क्लाइमेट इंपैक्ट हमें दिख रहा है। अब मेंस में आपको इम्पैक्ट किस किस तरीके के हैं, कैसे कैसे हैं, ये हॉलिस्टिकली हो सकता है लिखने का आपको मौका मिले या पूछा जाए, सो यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड इन दैट एस्पेक्ट। बाकी अडेप्टेशन मीजर्स के लिए बोला जाता है इस रिपोर्ट में कि ग्लोबल फाइनेंशियल जो फ्लो है, जो पैसा लगाया जा रहा है ना, इसको रोकने के लिए या इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए वो कम है, इनसफिशिएंट है, और अडेप्टेशन ऑप्शंस जो है पर्टिकुलरली स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बोला जा रहा है वो कम है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स हैं और इसलिए ज़रूरत है हमें इफेक्टिव रेजिलियंस बिल्डअप करने की। मतलब क्लाइमेट से लड़ना भी तो है ना, अगर चेंज हो रहा है तो उसमें रेजिलियंट भी होना चाहिए हमारा जो धरती है, किस किस तरीके से क्लाइमेट जो भी बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके और उसके साथ साथ कम करने के साथ साथ उसके इम्पैक्ट को झेला भी जा सके। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे पास आज इनएडिक्वेट है। ग्लोबल टेम्परेचर सरपास कर जाएगा 1.5 डिग्री और देर इज मोर देन 50% चांस है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सरपास 2021 और 40 के बीच में कर जाए, ये रिपोर्ट ने बोल दिया है। इसमें जो एक वर्ड है वो है माल अडेप्टेशन। माल अडेप्टेशन का क्या मतलब है, इसको सिंपल शब्दों में लिखूं तो फेलियर टू एडजस्ट एडिक्वेटली और एप्रोप्रिएटली टू द एनवायरमेंट सिचुएशन। मतलब जो भी एनवायरनमेंट में सिचुएशंस चल रही हैं उसको हम जो एडेप्टेशंस हमारी होनी चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उसको उसमें हम फेल कर चुके हैं। और इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन ये भी है कि चेंजेस इन द नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स दैट इनएविडेंटली इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट स्टिमुलस। ये वर्ड अपने आप में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि भैया हाँ, इंडिया जो है बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है और मोर हेल्पलेस हो रहा है क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में, और फ्यूचर में इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी इक्वली दिखेगा। इसी बात को एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल ने अच्छे से समझाया था कि इंडिया के रिस्पेक्ट में इसमें क्या रहेगा। तो देखिए, वाटर स्कैरसिटी एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है 2050 तक अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही। प्लस एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन जो प्रोजेक्ट करी गई है उसमें बोला गया है कि रेनफॉल इंक्रीज करेगी। राइट, पहला पॉइंट मिला। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये भी बोला गया है कि जो स्नो लाइन एलिवेशन है वो भी राइज कर जाएंगे। मतलब जो है ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट करेंगे और स्नो लाइन ऊपर पहुंच जाएगी। ऊपर पहुंचने का मतलब है कि अब स्नो कम हो रही है माउंटेन रीजन्स पर। टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लेशियल लेक्स में आउटबर्स्ट आ सकते हैं, फ्लड्स, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो सकती है और सी लेवल राइज करने वाला है। ये सारी बातें इंडिया के रिस्पेक्ट में बोली हैं। ये भी बोला है कि इंडिया में कंटिन्यूअस हीट स्ट्रेस और अर्बन फ्लड्स आ सकते हैं और इंडिया बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल, वन ऑफ द वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में से एक है। पर्टिकुलरली ये जो कोस्टल एरिया पे जो सिटीज़ हैं इनके डूबने का भी खतरा है। इसमें रिपोर्ट पे क्लियरली बोला है बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी 35 मिलियन, कम से कम 35 मिलियन लोग ये ऐसे होंगे जो कोस्टल फ्लडिंग से इम्पैक्टेड होंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पर्टिकुलर राइजिंग डिमांड मीन है वो 40% ऑफ द पीपल इन द इंडिया विल लिव विद वाटर स्कैरसिटी, जो बात मैंने ऊपर बोली। बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स में क्या होगा, इंक्रीज इन फ्लडिंग होगा, प्रोडक्टिविटी फूड के लेवल में उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी क्या ये आप मेंस में नहीं लिख सकते? ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी इसको स्टेटमेंट बना करके प्री में क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये एक बार देखना ज़रूरी है कि कहाँ चीज़ें इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में होंगी, कहाँ नेगेटिव वे में होंगी, कहाँ राइज होगा, कहाँ फॉल होगा, और इसी चीज़ को घुमा करके प्रीलिम्स मेंस दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। हॉलिस्टिकली मैंने आगे से पीछे तक जो भी चीज़ें करंट अफेयर में थी वो सारी बता दी इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीथेन एमिशन। स्टूडेंट्स, इसमें मीथेन गैस के बारे में बात होगी। तो CH4 उसका फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं मीथेन गैस। ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें सिंगल कार्बन होता है। तो मीथेन गैस के एमिशन की बात क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस होती है। तो मीथेन के बारे में जल्दी से पहले कुछ चीज़ें देखो कि ये एक तो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसमें कोई खुशबू जो है वो नहीं मिलेगी, ऑर्डरलेस गैस है। ठीक है, और
प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस भी होता है। डन। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की बात करें तो लाइफ स्पैन इन द एटमॉस्फेयर इसका 20 साल का है। ये कम है इन कंपैरिजन टू CO2, क्योंकि CO2 का अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो 200 से 300 साल तक, इनफैक्ट और भी ज़्यादा हो सकता है, इतना CO2 जो है एटमॉस्फेयर में रहती है, उसके लाइफ स्पैन जो है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन है उसका कंपैरेटिवली कम होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका लेकिन 80 टाइम्स ज़्यादा है CO2 से। ये जो फैक्ट्स है ना, इन फैक्ट्स पर अब प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है। 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन गैस रिस्पॉन्सिबल है और इंडिया जो है टॉप 5 मीथेन एमिटर्स वर्ल्ड में आता है। डन। इतनी बात समझ में आई। अब अगर एक स्टेटमेंट पूछा जाए आपसे कि जो मीथेन है वो कहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है, निकलती है और कहाँ से कम निकलती है, उसको कैटेगराइज करने के लिए बोल दिया जाए आपसे कि सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो ध्यान से सुन लो। वेटलैंड्स, नेचुरल जो वेटलैंड्स होते हैं, यहाँ से मीथेन का एमिशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, लाइफ स्टॉक्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, राइस कल्टीवेशन पर्टिकुलरली, यहाँ पर भी मीथेन का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अगर हम नेचुरल हटा दें और एंथ्रोपोजेनिक लेवल पर देखें तो जो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो सेक्टर्स हैं, उनकी जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से जो मीथेन निकल रही है वो डोमिनेट करते हैं मीथेन एमिशंस में। मीथेन के लिए ये भी बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर में 260% से भी ज़्यादा, मतलब 260% हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल एरिया के कंपैरिजन में, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में मीथेन का एमिशन एटमॉस्फेयर में 260% तक हो चुका है। और ह्यूमन ड्रिवन जो मीथेन है एमिशन, वो कम से कम नहीं तो 45% ऑफ करंट नेट वार्मिंग में इंपैक्ट करती है और 2021 को माना गया है कि लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्ड हुआ था। अब ये रिपोर्ट जो होती है ये किसने लॉन्च करी, तो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट 2030, बेसलाइन रिपोर्ट है ये। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन दैट इज CCAC ने और UNEP ने मिलकर के इस रिपोर्ट को बनाया है। ये लॉन्च करी है कब, ये COP27 जो इजिप्ट में हुआ था COP, तब ये पर्टिकुलर UNFCCC की मीटिंग में ये लॉन्च होती है रिपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में हैं। एक बार 2 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा, ऑप्शन दिखेगा, आप आंसर टिक कर दोगे। तो इतना टफ नहीं है ये, 2 बार सुनने की बात है बस। ठीक है। अब ग्लोबल एफर्ट्स की बात करते हैं कि भाई मीथेन एमिशन अगर है तो उसको कर्व करने के लिए ग्लोबली क्या एफर्ट किए जा रहे हैं। अगेन द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं, मेंस, प्रीलिम्स, हर तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है सेपरेटली कि ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या होता है। देखो COP26 में, जो 27 हुई थी इजिप्ट में हुई थी, 26 मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से रिवाइज करो, 26 कहाँ हुई थी, तब ये ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया था कि भाई जो भी मीथेन के एमिशंस हो रहे हैं 2020 के लेवल्स के अकॉर्डिंगली हम 45% तक रिड्यूस करेंगे। मतलब जितना लेवल 2020 में है आगे जाकर के उसका 45% तक हम रिडक्शन करेंगे और ये कोशिश रहेगी कि 2040 और 2070 के बीच में हम इस तरीके से रिडक्शन करेंगे तो एटलीस्ट 0.2 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वार्मिंग हो रही है, उसको हम कम कर सके। लेकिन अब इसमें जो पॉइंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वो ये है कि क्या इंडिया इस ग्लोबल मीथेन प्लेज का मेंबर है या पार्टिसिपेंट है। आंसर इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर। अगर आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है, मीथेन जो एमिशन है वो तो प्रॉब्लम है ही, आप पढ़ चुके हो, तो इंडिया मेंबर क्यों नहीं है। क्योंकि देखो इंडिया ना बिलीव करता है कि इंडिया जो पर्टिकुलर जो एमिशंस इंडिया से हैं वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये सर्वाइवल के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ये कहता है कि इंडिया की लग्जरी की वजह से ये एमिशंस नहीं है, ये तो सर्वाइवल है हमारा जो है पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से रिलीज हो रहे हैं और इंडिया उस पर कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा प्लेज वो नहीं ले सकता। क्लियर, डन। फ्यूचर में जो भी होगा इंडिया हो सकता है मेंबर बन जाएगा आगे जाकर के, लेकिन हम अभी के लिए यही है जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन व्हाट इज मार्स, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, इसे हम मार्स कहते हैं। ये भी COP27 में बनती है। UN लॉन्च दी मार्स टू ट्रैक मीथेन एमिशन। अब ये मार्स क्या है, ये मार्स वो प्लैनेट नहीं है, ये मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये इस तरीके का इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो डाटा को
कलेक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट से और ऐसी एबिलिटी रखता है कि डिटेक्ट करा जा सके कि मीथेन एमिशन के जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वाला। तीसरा है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। इसमें ये पहली बात तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि वो डेवलप करे, शेयर करें इंफॉर्मेशन को इन सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज ऐसी हैं जो नियरली हाफ ऑफ द प्लैनेट वार्मिंग विद रिस्पेक्ट टू मीथेन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 30 बड़ी कंपनियां फॉसिल फ्यूल की कम से कम नहीं तो हाफ जो है वार्मिंग जो मीथेन की वजह से हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीथेन सेट क्या है? सैटेलाइट है भाई। क्या देखेगा? वो मीथेन के लीकेजेस को ट्रैक करेगा। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, ये जो मीथेन इनिशिएटिव है इनका 2021 का, ये मीथेन एमिशंस के मेजरमेंट की मेथोडोलॉजी पे काम करेगा। 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है एमिट। एमिट की फुल फॉर्म क्या है? अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। ये नासा का इनिशिएटिव है, ये कीवर्ड हो गया। और ये देख रहा है किसको? सुपर एमिटर्स को मैप कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है सर सुपर एमिटर्स क्या होते हैं? एमिटर्स तो जो एमिट कर रहे हैं, सुपर मतलब ज़्यादा कर रहे हैं, तो हाई रेट है मीथेन के एमिशन का। और वो कहाँ से है? वो उन फैसिलिटीज़ से है, इक्विपमेंट से है जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग इन्वॉल्व है, वेस्ट या एग्रीकल्चर सेक्टर हैं। ये जो रीजन्स हैं ये सुपर एमिटर्स हैं, यहाँ पर हाई रेट ऑफ मीथेन का एमिशन है। ये स्टूडेंट्स हो गए ग्लोबल एफर्ट्स। अब आते हैं इंडिया के एफर्ट्स पे। जब ग्लोबल पढ़ रहे हो तो इंडिया के एफर्ट्स भी पढ़ लो। इंडिया के एफर्ट्स में पहला है हरित धारा। ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इनिशिएटिव है जिसमें जो फीड सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं किसको? कैटल को, क्योंकि कैटल एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक ये माना जाता है कि यहाँ से एमिशन बहुत है और कैटल की तरफ से भी मीथेन का एमिशन बहुत है। तो हरित धारा जो है इसमें ये बोला जाता है कि एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मीथेन के एमिशन को कैटल की तरफ से कम कर देगा। इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया, और यहाँ पर CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और तीसरा टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इन तीनों की मिलकर के ये इनिशिएटिव है ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्री लेवल पर। और ये अपने आप में क्या है? ऐसी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर रहा है ताकि रिड्यूस करा जा सके एमिशंस को और प्रॉफिटेबल, कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल बिजनेस इंडिया में बनाया जा सके। देन नेक्स्ट जो है वो बहुत ही कॉमन और जनरल पॉइंट है। आप स्टैटिक जब पढ़ते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का तो वो आप वहाँ पर उस चीज़ को पढ़ते ही हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में लॉन्च करे गए ऐसे 8 प्लान हैं इंडिया के, 8 मिशंस हैं आई वुड से, जैसे कि सोलर मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर मिशन, या फिर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी पर मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट पे मिशन, वाटर मिशन, यहाँ पर ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव जो है, तो ये हिमालयन इकोसिस्टम, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आप एग्जाम में इनके बारे में पढ़ करके एग्जाम में लिख करके आते हैं स्टूडेंट्स। मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी इससे रिलेटेड 2020 में भी पूछा गया था, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। ये स्टैटिक पोर्शन है बेसिकली। ठीक है, अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस। अब आर्कटिक रीजन की बात करेंगे तो आर्कटिक रीजन कौन सा रीजन है? ये लाइन जो लैटिट्यूड पर है कौन सी? 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इस लाइन को हम आर्कटिक लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अंदर विद इन कंट्रीज जो आती हैं वो 8 कंट्रीज आती हैं। एंड इधर की तरफ टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल इस तरीके से आर्कटिक आइस है। तो ये कॉमन सी बात है, सबको पता होगी। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एसिडिटी का लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है और बहुत ही तेजी से 3 to 4 टाइम्स फास्टर है बाकी कहीं और ओशन वाटर को कंपेयर करें तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, आर्कटिक आइस, आर्कटिक रीजन, हर तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कौन से रीजन की बात हो रही है। तो इसमें आर्कटिक ओशन के जो है वेस्टर्न रीजन की बात हो रही है। तो आर्कटिक ओशन यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है? आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक रीजन में जो ये वेस्टर्न रीजन है ना, कौन सा रीजन है? देखो यहाँ लिखा भी है वेस्टर्न रीजन ऑफ आर्कटिक ओशन। तो वेस्टर्न रीजन स्टूडेंट्स ये वाला रीजन है। तो ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ वाला रीजन है। यहाँ पर ये आइस के रिस्पेक्ट में एसिडिफिकेशन की बात हो रही है। अब इसका कंपैरिजन करने के लिए ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया गया है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स 1800 की बात करें, लेट 1800 बोल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं जो है 100 साल या 200 साल पीछे करीबन जा रहे हैं। ठीक है,
200 साल पीछे अगर जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन था वो तो कम था। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम था तो उसकी वजह से जो पानी में मिलने के साथ साथ जो CO2 जब पानी में मिलेगा तो उस तरीके से जो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3, ये कम बनेगा क्योंकि CO2 का एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम है, राइट। अब जब ऐसा होगा, कम बनेगा कार्बोनिक एसिड, तो ऐसे में जो H आयंस, फ्री H आयंस हैं, ये आयंस भी कम बॉडी में, वाटर बॉडी में रिलीज होंगे। और जो पीएच होता है, पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है। ये स्केल मेजर करता है कि एसिडिटी और एल्कलाइन नेचर क्या है। तो जब हम 7 लिखते हैं तो ये न्यूट्रल होता है। इस समय ना जो वाटर है या जो सब्सटेंस है ना ही एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, तो वो न्यूट्रल है। जब हम 7 से नीचे जाते हैं तो वो एसिडिटी को बताता है कि एसिडिटी बढ़ रही है। और जब आगे जाते हैं 7 से ऊपर तो मतलब हम बेसिसिटी या फिर एल्कलाइनिटी को बताते हैं कि वो बढ़ रही है। तो ये 14 तक का स्केल होता है, 0 to 14, 1 to 14 का ये स्केल होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा एच आयन के कंसंट्रेशन होती है उतना ही एसिडिक हो जाता है पानी या सब्सटेंस जो भी है। तो एच आयन कंसंट्रेशन, अगर एच आयन फ्री रेडिकल्स अगर कम है तो इसका मतलब एसिडिटी यहाँ पर कम होगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है इस फोटोग्राफ में कि जो कोरल रीफ्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और कोरल रीफ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं बेसिकली। तो जो कार्बोनेट आयंस हैं, CO3 आयंस जो हैं, ये कैल्शियम के साथ मिलकर डिपॉजिट बनाएंगे और अच्छे कोरल रीफ्स हमें दिख रहे हैं। लेकिन आज के समय में कोरल रीफ्स का डिप्लीशन हो रहा है, तो कार्बोनेट आयंस कम है और एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब H2CO3 का एसिडिटी जो है, एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और H आयंस भी, जो फ्री आयंस हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बस इतनी सी कहानी है। इसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, उसका एब्जॉर्प्शन जब होगा पानी में तो एसिडिटी पानी की बढ़ रही है। उसमें भी इस रीजन को अगर हम देखें इस फोटोग्राफ में, तो ये रीजन जो है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, अलास्का के ऊपर, इस रीजन में बोला जा रहा है कि जितनी डेप्थ तक पानी में, समुद्र में जितनी डेप्थ तक एसिडिटी फैलती जा रही है, वो अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अब से 100 साल पहले तक जो है वो अगर 300 फीट की थी तो आज जा करके वो 800 फीट तक गहराई में भी एसिडिटी बढ़ गई है। तो एसिडिटी क्या है, ये ओशन एसिडिटी क्या है, आपको ये एसिडिफिकेशन पता लग गया। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टूडेंट्स ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क। तो गोआ ऑन, याद करना आसान है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है जो एस्टेब्लिश होता है 2012 में, और ये डिटेक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है ओशन एसिडिफिकेशन को। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये लाइन आप याद रखना। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक रीजन का। तो आर्कटिक रीजन ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्कटिक काउंसिल के बारे में। स्टूडेंट्स, आर्कटिक काउंसिल में कितनी कंट्रीज आती हैं? आंसर इज 8 कंट्रीज आती हैं। आर्कटिक काउंसिल में 8 कंट्री आती हैं। 1996 में एस्टैब्लिश होता है आर्कटिक काउंसिल और वो बनता है अकॉर्डिंग टू ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा कैपिटल है कनाडा की। 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहला रशिया, दूसरा इसमें यूएस है, ठीक है, तीसरा इसमें यहाँ पर कनाडा दिख रहा है क्योंकि अलास्का का रीजन जो होता है वो यूएस का है, तो तीसरा कनाडा है। फोर्थ है इसमें डेनमार्क क्योंकि ग्रीनलैंड अंडर दी डेनमार्क है कंट्री। फिफ्थ इज आइसलैंड, सिक्स्थ इज नॉर्वे, सेवेंथ इज स्वीडन एंड एट्थ इज फिनलैंड। ठीक है, ये पता लग गया। साथ ही साथ इंडिया का इसमें कहाँ पर रोल है, तो इंडिया क्या इसका मेंबर है? देखिए 8 ही मेंबर्स हैं इसमें, लेकिन इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस लिया हुआ है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया के पास, लेकिन 8 मेंबर ही इसमें होते हैं। डन। आर्कटिक काउंसिल के रिस्पेक्ट में बातें समझ में आई। अब इसकी सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आर्कटिक रीजन की ये है कि यहाँ पर डिपॉजिट्स ऑफ कोल हैं, जिप्सम है, डायमंड्स हैं और जिंक, लेड और भी तरीके के क्वार्ट्ज वगैरह जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ग्रीनलैंड के लिए तो ये बोला जाता है कि कम से कम नहीं तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ रिजर्व्स भी यहाँ पर होंगे और अनएक्सप्लोर्ड हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस में बात करें तो भाई जो सर्कुलेशन है
कोल्ड एंड वार्म करंट्स का वो भी ये कंट्रोल करता है रीजन। और जो आइस की शीट्स हैं यहाँ पर वो रिफ्लेक्टर का काम करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हीटिंग अर्थ की हो सकती थी वो रिड्यूस होती है। एल्बिडो आप बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि भाई इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि वो काउंटर करे चाइना को आर्कटिक रीजन से। चाइना मानता है कि ट्रांस आर्कटिक जो शिपिंग रूट है अपने आप में जैसे पोलर सिल्क रोड की तरह है, और यहाँ पर उसको बहुत फ़ायदा होगा। अगर एक तो पहली बात तो जो पैसेज है वो भी कम हो जाता है, जो ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है घूम के जाना पड़ेगा। अगर आर्कटिक ओशंस अब धीरे धीरे पिघल रहे, जो आर्कटिक रीजन है वो पिघल रहा है, तो आर्कटिक ओशन में वो जो वहाँ से जो रूट निकलता है वो कितना ईजी और एक्सेसिबल होगा बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो वहाँ पर चाइना का प्रेजेंस ये एक अपने आप में एक कंसर्न है और उसको काउंटर करना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में इंडिया के लिए ये पॉइंट है कि हिमालय जो है, देखिए इसको हम थर्ड पोल मानते हैं। तो अगर ये थर्ड पोल है तो जिस तरीके से आर्कटिक रीजन में रिस्पॉन्स हो रहा है क्लाइमेट चेंज का इंडिया के लिए और जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं, हिमालयन कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर हिमालय है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस स्टडी को समझना कि फिर हिमालय पे भी इस तरीके का इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का क्या क्या होगा, और उसको एडवांस में हम उसमें स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इंडिया आर्कटिक रीजन के रिस्पेक्ट में इंडिया की जो पॉलिसी थी 2007 की थी स्टूडेंट्स। पहली पॉलिसी आई थी इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंडिया का जो आर्कटिक स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री, ये नॉर्वे में सिचुएटेड है, ठीक है, और 2008 से है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या एंटार्क्टिका में भी इंडिया के स्टेशंस हैं? तो देखिए इसमें पहला है मैत्री, यस। दूसरा अगर आपने नाम अभी दे दिया है तो मतलब कि प्रिपरेशन अच्छी है। दूसरा है भारती, ठीक है, ये पता होनी चाहिए बातें। अब एकदम से बोल देगा कि भारती मैत्री जो है आर्कटिक रीजन में है तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आंसर है आर्कटिक नहीं, एंटार्क्टिका। हम आर्कटिक की बात करेंगे तो हिमाद्री है वहाँ पर हमारा जो स्टेशन है। जुलाई 2018 में इंडिया का जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उसने रीनेम कर दिया नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च को नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो ये जो आपकी अब बॉडी बनती है इस पर अब, क्योंकि ये 2018 में ही चेंज हुआ है, तो एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है। रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए ये पोल्स पर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब इन सारे स्टेटमेंट्स को मिलाकर के एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। मार्च 2022 में रिसेंट न्यूज़ क्या है कि इंडिया ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी रिवील करी है, इंडिया एंड आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, 2022 में इस तरीके की आर्कटिक पॉलिसी आई है, मतलब आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स ऐसे टॉपिक्स पर फ्यूचर में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे टॉपिक पर फ्यूचर में कोई एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पॉलिसी की क्या खास बातें हैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। बाकी रिसेंटली मार्च 2022 में आया है तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक निकलता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जैसे कि बाकी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भाई हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन आर्कटिक रीजन में ये जो हीटिंग है कम से कम नहीं तो 4 गुना ज़्यादा है जितनी बाकी वर्ल्ड में हो रही है। और ये एम्प्लीफिकेशन का मतलब ही होता है बढ़ना बहुत तेज़ी से। तो अब अगर ये हीटिंग इतनी तेज़ी से हो रही है तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर कॉजेज़ की बात करें, पहली बात तो कि इसके कॉज क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग है। एल्बिडो जो है वो कम हो रहा है क्योंकि आइस मेल्ट कर रही है, तो अब वो जो है रिफ्लेक्शन भी कम हो रही है। देन वाटर वेपर वहाँ पे बढ़ रही है, तो वाटर वेपर तो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस का काम करती ही हैं। ओशन भी जो है हीट हो रहे हैं क्योंकि जो वार्म वाटर है वो आ रहा है कोल्ड वाटर से टकरा रहा है और उसको भी और ज़्यादा हीट अप कर रहा है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होगा तो क्या होगा, तो देखिए उस केस में क्या होगा कि जो नियर सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया तो आइस मेल्ट करेगी, स्नो मेल्ट करेगी। अब अगर स्नो मेल्ट करेगी तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपीएससी। तो देखिए आंसर है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो इस केस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। सरफेस पर एल्बिडो कम होगा। तो यही वो कीवर्ड्स हैं की स्टेटमेंट्स हैं जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जाएंगे। वार्मिंग जो होगी उसमें जो ओशन होंगे वो धीरे धीरे वार्म होंगे क्योंकि मिक्सिंग ऑफ द वाटर होगा। और एटमॉस्फेयर में भी जब आप ये देखिए कि लार्जर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में भी बढ़ेगा। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो एरोसोल्स हैं वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, आंसर इज मोर। एरोसोल्स बढ़ेंगे, एरोसोल्स बढ़ेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर वेपर्स और क्लाउड जो होंगे रिड्यूस दी स्टेबिलिटी एंड मोर वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स, तो वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स बढ़ जाएंगे। तो
जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, मोर डाउनवर्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये ज़्यादा होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। इसमें जो है क्या है कि ये बातें हैं जहाँ पर लो होना या इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं। टॉपिक समझ में आ गया तो अब इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये हो गया आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ये भी रिलेटेड टॉपिक है। इससे रिलेटेड टॉपिक एक ज़ॉम्बी आइस। ज़ॉम्बी आइस या डूम्ड आइस होती है, उसका क्या मतलब है? तो ये वो आइस होती है जो पेरेंट आइस शीट के साथ, सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होती है, कंटिन्यूअस होती है, पहला पॉइंट। लेकिन इसमें कोई फ्रेश आइस एक्यूमुलेट नहीं होती और धीरे धीरे इसमें मेल्टिंग होगी तो सी लेवल राइज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इवेंचुअली ग्लोबल सी लेवल राइज कर जाएगा 10 इंचेस तक ज़ॉम्बी आइस की वजह से, और ये ज़ॉम्बी आइस मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट से रिलेटेड है। तो दो बातें जो मैंने आपको बताई कि ये पेरेंट शीट आइस से कनेक्टेड होती है, एक्यूमुलेट फ्रेश स्नो नहीं कर रही है, और इसकी वजह से सी लेवल राइज करेगा। तीन बातें काफ़ी है। अगला टॉपिक है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। देखिए ये ओशन कॉन्फ्रेंस जो है, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड है। ये केन्या और पोर्तुगल ने एट द लिस्बन ये कंडक्ट कराई। लिस्बन डिक्लेरेशन होता है और इसमें जो कॉल जो होता है, जो बात जो कही जाती है, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो होता है, वो होता है आवर ओशन, आवर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन। अब इस चीज़ को, स्टेटमेंट को आप मेंस के अपने पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। डन। 2022 में कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस की सीधी सीधी बातें देखो, वार्मर हो रहा है ओशन, ऑक्सीजन लेस है, एसिडिटी ज़्यादा है। ये तीनों बातें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे? इम्पैक्ट पर। इम्पैक्ट क्या है कि सी लेवल राइज करेगा, ब्लीचिंग बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है सर ये कोरल ब्लीचिंग होती क्या है? तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो पॉलिप है, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट्स के स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है पॉलिप, इसमें जो साथी होता है इसका, वो जूजेंथले नाम का एल्गी होता है, जूजेंथले। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो एल्गे होते हैं ये छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो ये कोरल्स होते हैं ये वाइटिश रह जाते हैं, वाइटिश बॉडी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसलिए वो अपना कलर छोड़ देते हैं। जो कलर होता है वो इन एल्गी की वजह से होता है, जूजेंथले की वजह से होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये होती है क्लोरल ब्लीचिंग। टॉक्सिक एल्गी हो जाएंगी, ये वो टॉक्सिक एल्गी हैं जो बढ़ती चली जाएंगी, जिसे एल्गल ब्लूम बोलते हैं हम। हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स का कम हो जाएगा, एसिडिफिकेशन बढ़ जाएगा, मैंने अभी समझाया, और फिशरीज भी कम हो जाएंगी। जनरल है, बिल्कुल जनरल है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सुनना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट आए तो कम से कम ऐसे इजी क्वेश्चंस को तो आप गलत करके नहीं आए। एजेंडा क्या है भाई इस कॉन्फ्रेंस का? कि जो डीप सी माइनिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। डीप सी माइनिंग स्टूडेंट्स एक सेपरेट टॉपिक है मेंस का। व्हाट इज डीप सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग के इम्पैक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, बहुत न्यूज़ में है ये मेंस के रिस्पेक्ट में। होता यह है कि जब डीप सी में डिगिंग होगी, गॉचिंग होगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मशीन चलेंगी और उसकी वजह से सी हैबिटेट जो है ऑर्गेनिजम्स का वो डिस्ट्रॉय होगा। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन पर फोकस है कि क्यों ना CO2 एब्जॉर्ब करे ओशन ज़्यादा से ज़्यादा, और उसे नेचुरल सिंक्स हम अगर बना सकें, जैसे कि मैंग्रोव्स वगैरह लगा सकें, तो ऐसे में CO2 ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लू डील नेक्स्ट टॉपिक था इस डिस्कशन में, कॉन्फ्रेंस में होता है। ब्लू डील का मतलब है ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस हो ताकि रिजिलियंट ओशन इकोनॉमी बनाई जाए। देन हाई सीज में रेगुलेशन नहीं है। अब हाई सीज क्या होते हैं? हाई सी वो समुद्र होता है जो ओपन होता है और किसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इस पर जो है लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि 70% तो अर्थ पर सरफेस क्या है? पानी ही है, ओशन ही है। और ओशंस को थ्रेट कैसे है? ग्लोबल वार्मिंग से है, पॉल्यूशन से है, उसमें भी प्लास्टिक पॉल्यूशन, एसिडिफिकेशन, मेरीन हीट वेव्स, इन टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ। तो ये जो UNOC की कॉन्फ्रेंस हुई है ये सेकंड वाली थी। पहली वाली कब होती है? ये 2017 में होती है, UN के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, और इसको होस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ फिजी एंड स्वीडन रिस्पॉन्सिबल थे। 150 कंट्रीज इसमें कलेक्टिवली इसमें इनोवेटिव एक्शंस की बात करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो लाइफ बिलो अर्थ है उसके भी इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर सपोर्ट करने की बातें होती हैं। की कमिटमेंट्स इसमें कि भाई हम जो हैं 30% ऑफ द नेशनल मैरीटाइम जोन्स जो हैं बाय 2030 उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी लेकर के आएंगे जल्दी से जल्दी, और एलोकेटिंग फंड एंड रिसर्च उसमें भी फोकस होगा। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, लाइफ बिलो वाटर, इसके कुछ फैक्ट्स हैं
इन फैक्ट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे मेंस एग्जाम में वो भी आपके ऊपर है। बाकी आपको मैं बताया तो जल्दी से कि 35% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कोस्टल एरिया में रहती है। इंडिया टॉप 12 रैंक में आता है, जो 12th रैंक पे आता है टॉप 20 कंट्रीज़ में जो मेरीन पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया कम से कम नहीं तो 25,000 टन एवरी डे प्लास्टिक का जनरेट करता है और 40% उसमें से अनकलेक्टेड होता है। हर साल 1.33 मिलीमीटर कोस्टल जो सी लेवल राइज है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है फिश का। फैक्ट्स है ना, इन फैक्ट्स को यूज़ करो मेंस के आंसर राइटिंग में। इनिशिएटिव कौन कौन सी लिए गए सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम के लिए? तो देखो 2021 से 30 तक तो डेकेड ही बना दिया गया है, डेकेड ऑफ ओशन साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है लोगों के अवेयरनेस के लिए। ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, FAO और ये फंडिंग जो इनिशियल है वो नॉर्वे की तरफ से है, इनकी तरफ से लॉन्च होती है ताकि रिड्यूस किया जा सके मेरीन जो प्लास्टिक लिटर है और फ्रॉम शिपिंग एंड दी फिशरीज पर्टिकुलरली। ठीक है, स्टार लगा रहा हूँ मैं। तो ये इनिशिएटिव्स हैं, सिंपल सी बात है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्लीन कोस्ट सेफ सी इस तरीके का इनिशिएटिव सितंबर 2022 में लिया था। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। ऐप लॉन्च होती है इको मित्रम, स्प्रेड अवेयरनेस एंड कैंपेन रिगार्डिंग दिस कि लोग आएँ और बीचेस को क्लीन करें। तो इसमें 4 चीज़ें हैं कि मेरीन लिटर कम हो, क्लीनलीनेस कैंपेन चले, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो, प्लास्टिक जो है मिनिमाइज करा जा सके उसके यूज़ को, और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट भी सोर्स पर एट द सोर्स लेवल एनकरेज किया जाए। ठीक है, छोटा सा एक करंट अफेयर ऐड हो गया इसमें। अगला इसी के, अब जब टॉपिक पढ़ ही रहे हैं ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड एंड ब्लू ओशंस के रिलेटेड, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरनेशनली एक लेबल दिया जाता है बीचेस को, या किसी हो सकता है सिर्फ बीचेस को ही नहीं, किसी बोट वगैरह को भी ये सर्टिफिकेशन मिल सकता है जिसमें इको लेबल दिया जाता है कि ऐसे ये जो ब्लू फ्लैग्स हैं सर्टिफिकेशन मिले ताकि इसमें क्लीनेस्ट बीचेस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किए जा सके। 33 क्राइटेरिया होते हैं इसमें और 4 मेन हेड्स होते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, बाथिंग वाटर क्वालिटी क्या है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट क्या है और कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज। ये 4 याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको ये 4 क्राइटेरिया में हो सकता है क्वेश्चन बने कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए मेन क्राइटेरिया कौन सा है कौन सा नहीं है। स्टेटमेंट दे दे 1 2 1 2 3, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद कर लीजिए। अब इसमें जो पर्टिकुलर इंटरनेशनल जूरी है जो इसका एक जो डिसीजन लेती है उसमें मेंबर्स जो होते हैं, एमिनेंट मेंबर्स UNEP के भी होते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं, एक NGO है डेनमार्क की FEE जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, और IUCN इनके भी मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स मिलकर के ये सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इको टूरिज्म मॉडल प्रमोट करने के लिए है, बेसिकली बीचेस को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हाइजेनिक बेदिंग वाटर यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल हो, एनवायरनमेंट क्लीन रहे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में रिसेंटली अभी 2 ऐसे लक्षद्वीप के जो सी बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इंडिया में अक्टूबर 2022 तक जो मैंने पढ़ा है, अक्टूबर 2022 तक 12 ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए उनकी लोकेशन के साथ। मैंने मैप में लगा दिए हैं, इसका PDF आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा। इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल पर, जो सिंप्लीफाई सिविल्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, या फिर सिद्धार्थ सर UPSC जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप उसको याद कर लीजिएगा। 2 के नाम मैं बता रहा हूँ आपको, लक्षद्वीप के मिनिकॉय जो बीच है, टुंडी बीच, और कदमत जो बीच है लक्षद्वीप का। बाकी तमिलनाडु का जो कोवलम बीच है उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। यहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो क्योंकि कोवलम नाम का एक बीच केरला में भी है, लेकिन तमिलनाडु के बीच को यहाँ पर ब्लू सर्टिफिकेशन मिला है इस नाम से। बाकी रोशिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, ईडन बीच पौंडीचेरी में है, राधानगर बीच ये अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट बीच भी है एशिया का ये, और गोल्डन बीच उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है, ऐसे इंडिया ने इसी लाइंस पर अपना बीम्स नाम से इको लेबल शुरू किया है, और बीम्स की फुल फॉर्म है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो
नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इंडिया का ही अपना एक इनिशिएटिव था फ्रांस गवर्नमेंट के साथ, और इसकी असेंबली की मीटिंग होती है, और इस असेंबली की मीटिंग में बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं जिसमें बेसिक फाइनेंशियल कंपोनेंट्स को लेकर के डिस्कशन होता है। सोलर अलायंस में सोलर एनर्जी को यूज़ करने का ही इनिशिएटिव है। अब होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है उन कंट्रीज़ के अंदर, तो उनकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सोलर पेमेंट गारंटी फंड क्रिएट किया गया है, ताकि पार्शियल गारंटी एंड एनेबलिंग इन्वेस्टमेंट इन दीज एरियाज जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इंश्योरेंस फंड, मतलब बर्डन जो इंश्योरेंस प्रीमियम का है, जब भी आप कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका इंश्योरेंस भी अच्छी खासी अमाउंट जाएगी उसके इंश्योरेंस के लिए, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी, तो वहाँ उस इंश्योरेंस प्रीमियम को बर्डन को कम करने के लिए एक सोलर इंश्योरेंस फंड क्रिएट किया गया है, ताकि जहाँ भी ये पॉसिबिलिटी है सोलर एनर्जी को जो है उस एनर्जी को मतलब यूज़ करने की, यूटिलाइज करने की जो पोटेंशियल है, वहाँ पर भी हम क्या करें, उन जोग्राफीज़ में भी, पर्टिकुलरली मैं बता देता हूँ अफ्रीका नेशंस की बातें हो रही हैं जहाँ पैसे का इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा दिक्कत रहती है, उसके लिए ये फंड क्रिएट किया है। ये तो है न्यूज़, लेकिन अब चलते हैं हम इसके आगे। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस होती क्या है? ये एक्शन ओरिएंटेड मेंबर्स ड्रिवन एक अलायंस है जिसमें इंडिया फ्रांस का इनिशियली जॉइंट एफर्ट था। इस मिशन में कोशिश यही है कि हर घर तक भाई बिजली हो, हर घर तक एनर्जी हो। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। 114 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसमें। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस ले चुका है। इसमें एक डायरेक्टर जनरल इसका हेड होता है। वो बेसिकली क्या काम करता है, इसका जो फंक्शनिंग है सेक्रेटेरिएट का, वो काम को देखता है और रिस्पॉन्सिबल होता है इस असेंबली के लिए। इसका टेन्योर 4 साल का होता है और री इलेक्शन के लिए ये एलिजिबल होते हैं। इस पर क्वेश्चन बन गया ना एक, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टूवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। अब 1000 स्ट्रैटेजी में कोशिश ये हो रही है कि भाई यहाँ पर जो है कम से कम नहीं तो 1000 बिलियन डॉलर्स का क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, बाय 2030, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एनर्जी एक्सेस कम से कम नहीं तो 1000 मिलियन पीपल को मिल पाए, ठीक है, ये दूसरा इनिशिएटिव, क्योंकि 1000 स्ट्रेटेजी है ना, तो सब कुछ 1000 से रिलेटेड होगा। देन इंस्टॉलेशन हो सके कम से कम नहीं तो 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का। इसमें जो न्यूज़ एक और है वो ये है कि इंडिया को और फ्रांस को वापस से री इलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें इंडिया जो है ये प्रेसिडेंटशिप होल्ड करेगी और फ्रांस जो है ये जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं को प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। तो री इलेक्शन है ये, री इलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फंडिंग से रिलेटेड, दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और उसके साथ साथ कंपैरिजन में मैं एडेप्टेशन फंड भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम पूरा फोकस करते हैं। वो टॉपिक जो है ISI खत्म हो गया है, दूसरा टॉपिक आ गया है यहाँ पर, और दूसरा टॉपिक है GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। लेकिन इसको मैंने ना कंपैरिजन की फॉर्म में दिया है क्योंकि क्वेश्चन कंपैरिजन की फॉर्म में ही आ सकता है। खैर GEF के बारे में पहले मैं बता दूं आपको, 1992 में इस तरीके का फंड फैसिलिटी एस्टैब्लिश करी जाती है। ये आपको पता है 1992 में रियो अर्थ समिट होती है, इसमें 185 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं? 185 इसमें मेंबर्स हैं। अब क्या है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? ये ऐसा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो UNFCCC ने क्रिएट किया और फोर्स में आ जाता है 1994 में। पार्टनरशिप है 185 कंट्रीज़ की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी की, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो फंडिंग होती है ये 2 तरीके की फंडिंग्स हैं। पहली फंडिंग है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और दूसरी है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को जो हेल्प करने का फंड होता है। जब मैं बात करता हूँ स्पेशल क्लाइमेटिक चेंज फंड, तो इसमें हम स्पेशल कौन से क्लाइमेट चेंज फंड की बात कर रहे हैं? एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के फंडिंग की बात कर रहे हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, और इस तरीके के जो खास स्पेशलाइज्ड फंड्स हैं उसके लिए स्पेशल क्लाइमेटिक फंड आएगा। ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो भी वल्नरेबल हैं उन सब के लिए ओपन होता है। लीस्ट डेवलप्ड में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ही आएंगी। तो ये फंड आपको समझ में आ गए। 2 कौन कंट्रोल करता है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। डन। अब डिस्कस करते हैं एडेप्टेशन फंड को।
एडेप्टेशन फंड एस्टेब्लिश होता है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल 2001। तो पहला डिफरेंस क्रिएट हो गया, पहला डिफरेंस यहाँ दिख गया। डिफरेंस इसकी फॉर्म में याद कर लो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये फाइनेंस करता है कि भाई जो पर्टिकुलर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था उसकी फंडिंग को, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मैंने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया है, और ये क्या करता है, ये 2% लेवी करता है CER। CER क्या होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। और इन सर्टिफिकेट्स में कोई गड़बड़ करेगा, सर्टिफिकेट्स क्रेडिट्स की जो भी गड़बड़ी होगी, जो भी अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएगा, फिर वहाँ पर ये फाइनेंस जो है ये 2% अपने चार्जेस लेवी करेंगे, और फिर ये फंड में जाएगा पैसा। फिर फंड उनको यूज़ होगा जिन कंट्रीज़ को इसमें रिक्वायरमेंट है। तो ये अडेप्टेशन फंड है। तीसरा भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, ग्लोबल क्लाइमेटिक फंड, GCF। इससे पहले वाला कौन सा था, GEF। GCF क्या है, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है अगेन UNFCCC के रिस्पेक्ट में। 2010 में मैक्सिको में COP16 होती है, वहाँ पर ये फंड क्रिएट किया जाता है। 194 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट है। अब ये जो GCF है और GEF है, दोनों ही UNFCCC के रिस्पेक्ट में ये मैकेनिज्म फंडिंग का क्रिएट किया गया है। लेकिन याद रखना कब कब इसमें स्टूडेंट्स जो है ये 2010 में बनी है, तो ये भी याद हो गया, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो हमारा नाबार्ड है, नेशनल बैंकिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट SIDBI, ये नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज़ हैं इंडिया की तरफ से फॉर क्लाइमेट चेंज फंड। ठीक है, ये फंड क्या करेगा, अटेंशन देगा सोसाइटीज़ को जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को जहाँ पैसा चाहिए, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस को, अफ्रीकन स्टेट्स को पैसा चाहिए, वहाँ पर ये फंडिंग होगी। और ये फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फॉर्म में हो सकती है, भाई कोई कंट्री ग्रांट दे दे, लोन दे दे, इक्विटी वगैरह दे दे, गारंटीज दे दे अपनी, तो इस फॉर्म में ये फंडिंग हो सकती है। फंडिंग के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, तो बी प्रिपेयर्ड इन दिस रेस्पेक्ट। यहाँ हमने क्लाइमेट चेंज टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड आई ट्राइंग माई बेस्ट कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट, मतलब क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी वीडियोस एनवायरनमेंट में अभी जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँ। आई अंडरस्टैंड टाइम कम है, लेकिन आप बिल्कुल अपनी तैयारी को इस समय पीक पर रखिए। एंड आई एम अगेन सेइंग, फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स सॉल्व करिए। फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स का टाइम अभी भी है, कम से कम 4 पेपर आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम नहीं तो 18 तारीख या 20 तारीख तक आप अभी भी फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू हु आर अपियरिंग फॉर 2023 एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024। गुड विशेस टू यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।